आइए, हम लोग का पर्यावरण चैप्टर था और पर्यावरण पारिस्थितिकी में आज का हम लोग का चैप्टर है जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी। थोड़ा समझना है अच्छे से, जैव विविधता बायोडायवर्सिटी क्या होता है। पहले समझिएगा ध्यान से, जैव विविधता बायोडायवर्सिटी क्या है। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 या 4 क्लास मिनिमम चाहिए ही चाहिए इस टॉपिक में। 4 क्लास तो लगेगा ही आपको, लेकिन 5 क्लास तक हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। 5 क्लास में जैव विविधता बायोडायवर्सिटी को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और लगभग जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है घटना चक्र में या फिर किसी भी प्रीवियस क्वेश्चन पीसीएस वगैरह सबका या कहीं से भी अगर मिले एसएससी का घटना चक्र या प्रीवियस या रेलेवेंट, वो सारा क्वेश्चन हम लोग आराम से देख सकते हैं, आराम से डील हो जाएगा। तो बायोडायवर्सिटी जैव विविधता, सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्या होता है, क्या होता है समझेंगे। आइए हम सबसे पहले स्टेप बाय बढ़ते हैं और फिर समझाते हैं। आपको बता दें सबसे पहले, जैसे कि मान लेते हैं, समझिए ध्यान से, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में मान लीजिए कोई एक हमने पारिस्थितिकी तंत्र बनाया और इस पारिस्थितिकी तंत्र में अगर मान लीजिए इस पारिस्थितिकी तंत्र में अगर जीवों की अधिकता हो जाए, जीवों की क्या हो जाए, अधिकता, लेकिन उसके साथ विविधता हो, क्या हो, विविधता। विविधता मतलब क्या, कई प्रकार का, कई प्रकार का अलग अलग तरह के, उसको हम लोग कहेंगे बायोडायवर्सिटी। नहीं, डायवर्सिटी मतलब विविधता, डायवर्सिटी का मतलब ही है विविधता, डायवर्सिटी का मतलब ही क्या है, विविधता। तो एक्चुअल में समझिएगा ध्यान से, बायोडायवर्सिटी क्या होता है, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में, क्या बोल रहे हैं समझना ध्यान से, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जब सजीवों या जीवों की विविधता हो जाए, विविधता हो जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, बायोडायवर्सिटी मतलब जैव विविधता कहेंगे। जैव मतलब जीव, अब विविधता मतलब कई प्रकार के। मतलब सर जी समझाइए, हम आपको एक क्लास में समझाए हुए थे पिछले क्लास में कि हमारा मान लीजिए इस रूम को हम अगर बायोडायवर्सिटी का नाम दे दें, एक पारिस्थितिकी तंत्र नाम देते हैं, इसमें ऊंट को भी बैठा दें, हाथी को भी बैठा दें, आप को भी बैठा दिए, हिरण को भी ला दिए, तो कई तरह का जीव का ना विविधता हो गया। एक्चुअल में इसको हम लोग बायोडायवर्सिटी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, बायोडायवर्सिटी कह सकते हैं, जैव विविधता। समझाने के लिए हम ऐसा बता दें ताकि आपके दिमाग में इमेजिंग बन जाए, एक कल्पना बन जाएगा, तो इससे क्या होगा, याद आसानी से होगा। तो इसका मतलब सर एक बात बताइए, हम इस पर अभी नहीं आ रहे हैं, हम इस पर आने से पहले कुछ चीज समझाएंगे, उसके बाद आएंगे इस पर। इसका मतलब सर जैव का विविधता कहाँ होगा, जहां जीवों की आवास और भोजन अच्छी मिलेगी। तो पहले आवास ढूंढेगा या पहले भोजन ढूंढेगा, कोई भी जीव, चाहे हम हो या आप हो या जानवर है, सबसे पहले वो क्या ढूंढता है, पहले भोजन चाहिए। जीवों के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, तो भोजन। जहां उसको भोजन मिले फिर आवास मिले, तो जहां भोजन और आवास मिलेगा वही ना जीवों की विविधता होगी। इसका मतलब भोजन जहां कहां मिलेगा, इसका मतलब भोजन कहां मिलेगा, आपको पीछे पढ़ा चुके हैं, जहां उत्पादकता ज्यादा होगा। उत्पादकता मतलब क्या, पेड़ पौधे। उत्पादकता मतलब क्या, पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे जहां डिफरेंट टाइप के होंगे, विभिन्न प्रकार के होंगे, ज्यादा से ज्यादा होगा, वहां पर अलग अलग तरह के जीव होंगे, शाकाहारी। और जहां शाकाहारी जीव अलग अलग तरह के वेरिएंट टाइप के होंगे, उसको खाने के लिए मांसाहारी होगा। समझना है ध्यान से। तो जीवों की विविधता वहां पाई जाएगी कि नहीं पाई जाएगी। अगर कोई पारिस्थितिकी तंत्र में अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं, उस अलग अलग तरह के प्लांट्स को खाने के लिए भी तो अलग अलग शाकाहारी जीव होंगे। और जहां शाकाहारी जीव ज्यादा उपलब्ध होगा वहीं तो मांसाहारी भी रहना चाहेगा, ताकि हम रहेंगे तो हमारा भी भोजन मिल जाए, सटाक सटाक, है कि नहीं। तो इस कारण से जैव विविधता वहीं ज्यादा होगा जहां उत्पादकता ज्यादा होगा। और उत्पादकता कहाँ ज्यादा हो सकता है, वहीं ज्यादा हो सकता है जहां पर वर्षा ज्यादा होगा। क्योंकि वर्षा ज्यादा होगा, बारिश ज्यादा होगी, तो क्या होगा, पेड़ पौधे, जमीन को पानी ज्यादा जाएगा, जिससे क्या होगा, पेड़ पौधे को जल आसानी से मिलेगा जड़ के माध्यम से। और वहां पर क्या होगा, नोटिस करना है, प्रकाश संश्लेषण। एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ नोटिस करना, क्या सिर्फ और सिर्फ बारिश मिलने से या पानी मिलने से, बारिश मिलने से या पानी मिलने से क्या जीवों को भोजन मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि सिर्फ बारिश होने से कैसे मिलेगा, उसको तापमान भी चाहिए, टेम्परेचर भी चाहिए। क्योंकि पौधा अलग अलग तरह का, डिफरेंट तरह का कब बनेगा, जब उनको अच्छा भोजन मिलेगा। पौधा को भी तो भोजन चाहिए, लेकिन पौधा को भी एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए वो क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा।
अरे हमने तो कहा कि चलो जीव की विविधता होगी जहां जहां पर उत्पादकता होगा, क्या होगा, लेकिन उत्पादकता ज्यादा होने के लिए भी तो कुछ चीज शर्तें हैं। ताप चाहिए कि नहीं चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए कि नहीं चाहिए, मतलब सूर्य का प्रकाश चाहिए ना जी, और जल तो चाहिए। तो जल तो बुझे सर जी, बारिश हुआ खूब तो मिल जाएगा, जल तो मिल जाएगा, लेकिन तापमान भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए। तो जब ताप मिलेगा और ये दोनों चीज जहां उपलब्ध होगा, जहां तापमान और जहां वर्षा ज्यादा उपलब्ध होगा, जल ज्यादा उपलब्ध होगा, वहां पौधे बहुत तीव्र गति से भोजन बनाएगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा, और जब प्रकाश संश्लेषण ज्यादा करेगा, अधिक से अधिक उसको ऊर्जा मिलेगा, और ऊर्जा मिलेगा तो वो अपना विशालकाय शरीर बनाएगा। तो एक्चुअल में जमीन पर, पूरे पृथ्वी पर जहां जहां जैव विविधता ज्यादा होगी, इसका मतलब वहां घना घना जंगल होगा, इसका मतलब वहां वेरिएंट टाइप के जंगल होंगे, और इसका मतलब वहां तापमान ज्यादा होता होगा, इसका मतलब वहां बारिश भी ज्यादा होती होगी। गारंटी है, अगर ज्यादा बारिश नहीं होगी ना, ज्यादा तापमान नहीं होगा ना, तो वहां जैव विविधता होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जैव अधिक विविध वही होगा, विविध मतलब डिफरेंट टाइप का वही होगा जहां उसको बढ़िया बढ़िया भोजन मिलेगा, अच्छा अच्छा क्वालिटी का भोजन मिलेगा। और अच्छा अच्छा क्वालिटी का भोजन का मतलब हुआ, अगर एक शाकाहारी जीव है तो उसको प्लांट चाहिए, घास चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, फल फूल चाहिए, और ये वही मिलेगा डिफरेंट टाइप का जहां पर जंगल में विविधता होगी। और उस विविधता के लिए, अच्छे जंगल के लिए, घना के लिए उसको सूर्य का प्रकाश मतलब तापमान चाहिए, और जल चाहिए, जल चाहिए। और ये दोनों चीज जहां मिलेगा वहां बड़े बड़े घने जंगल होंगे, जहां घना जंगल होगा उसमें उसको खाने के लिए शाकाहारी जीव होगा, और शाकाहारी को खाने के लिए मांसाहारी जीव होगा, और इसी कारण उस मांसाहारी और शाकाहारी दोनों खाने के लिए सर्वाहारी होगा, और इससे बनेगा एक बायोडायवर्सिटी, जिसको कहेंगे जैव विविधता। समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब यह है कि देखा जाए तो धरती पर जहां जहां बारिश खूब होता है, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात छोड़कर भारत की ही बात करें, तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो तापमान और वर्षा का सौगात अंडमान निकोबार में दिखता है। कहाँ दिखता है? अंडमान निकोबार में दिखता है। हमारा भारत ही है, दिखा चुके, मैप में पढ़ाए थे। तो अगर देखा जाए तो जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी कहाँ ज्यादा देखने को मिलेगा? अंडमान निकोबार। उसके बाद अगर कहीं हमको ज्यादा दिखता है ना बारिश का लेयर, तो हमको दिख रहा है पश्चिमी घाट पर। कहाँ दिख रहा है? पश्चिमी घाट पर। तो हमको वहां दिखेगा। एक्चुअल में इसको समझने के लिए थोड़ा, उसके बाद अगर उससे भी हम ज्यादा पहले कहेंगे तो अंडमान में लक्षद्वीप एक जगह, क्या जगह है? लक्षद्वीप। हम आगे समझेंगे, सब कुछ समझेंगे, लेकिन पहले हम कुछ समझाना चाह रहे हैं वो समझिए। बायोडायवर्सिटी क्या है हम समझ रहे हैं सर, कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जब जीवों की विविधता होगी उसको बायोडायवर्सिटी कहेंगे, लेकिन वो होगा कैसे? उसके लिए कुछ शर्तें हैं। बारिश कहाँ ज्यादा होगा? जहां तापमान ज्यादा होगा, क्योंकि तापमान होगा तब तो वेपोराइजेशन होगा, वाष्पन होगा तभी तो फिर बादल बनेगा, और फिर बादल बारिश होगा। तो जहां ज्यादा वर्षा हो रहा है ना, इसका मतलब तापमान भी वहां ज्यादा है। समझ में आ रहा है क्या बोले? जनरली अगर हम देखें, इक्वेटर के पास बारिश काफी होती है, 0 डिग्री अक्षांश के पास। अगर हम पूरे ग्लोब पर देखें, ये जो 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर, यहाँ पर बारिश काफी होती है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ सूर्य लंबवत पड़ता है। सूर्य क्या पड़ता है? लंबवत पड़ता है। और जब सूर्य लंबवत पड़ेगा तो धरातल ज्यादा गर्म होगा, और धरातल ज्यादा गर्म होगा तो पानी का ज्यादा वाष्पन होगा, और जब जल ज्यादा वाष्पन होगा तो बादल बन के फिर बारिश होगी। यह प्रक्रिया चूंकि लंबवत पड़ता है, इसीलिए तापमान ज्यादा है, इसीलिए यहाँ बारिश भी रोज होती है। रोज जैसा बारिश यहाँ हो रही है ना अभी, ऐसा बारिश रोज नित्य दिन देखने को मिलता है, नित्य दिन। और गर्मी भी नित्य दिन देखने को मिलता है। तो 0 डिग्री, अब जब दोनों चीज परिपूर्ण मिल रहा है तो आप ही बताओ, पेड़ पौधा तो हष्ट पुष्ट होगा ना। हाँ। इस क्षेत्र का पेड़ पौधा भी बड़ा एकदम लंबा चौड़ा एकदम ठाठ होता है, बहुत विशाल काय होता है। और यही कारण है इस लंबे चौड़े पौधे के बीच में जानवर छोटा छोटा से काम चलेगा? जानवरों तो विशाल काय चाहिए। तो जैसा जंगल, जैसा घर, वैसा तो जानवरों, उस जानवर में भी विशाल काय होगा, खतरनाक। और इस विशाल काय खाने वाले जीव को, शाकाहारी जीव को, मांसाहारी भी तो विशाल काय होगा, क्योंकि जब जिसको हम आहार बनाएंगे वो खुदे विशाल है, और उसका हम शिकार करेंगे तो हमको भी तो विशाल होना पड़ेगा, उसको विशाल। अब जरा सोचो, इस दोनों को खाने वाला जो कुछ होगा सर्वाहारी, वो तो और खतरनाक होगा देखने में। और इसीलिए ऐसा क्षेत्र में अपने सेफ्टी के लिए इसको नेचर मतलब प्रकृति, इसके साथ भी कुछ अस्त्र शस्त्र दिया होगा ताकि अपनी सुरक्षा कर ले जो छोटा जीव होगा। तो इस
कोई भी क्षेत्र बड़ा से बड़ा, जब घना जंगल में जाएंगे तो बड़ा जानवर से खतरनाक होता है छोटा जानवर। इस क्षेत्र में ऐसे सांप पाए जाते हैं जो धागा के साइज का होता है, नाक से घुस के मस्तिष्क में काट लेगा। समझ में आएगी नहीं? धागा जैसा। वो रील देखे ना, रील सुत्ता देखे हो ना, सुत्ता समझते हो ना? जरा सोचो, देखने में यूं ऐसा रहेगा और वृक्ष के पत्ते पर बैठा रहेगा। आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ईश्वर ने, नेचर ने इसके साथ ऐसा ताकत दिया है, ठीक ना? नहीं तो इसको तो आराम से लोग लपट के खाइए लेता है। और ये इतना अच्छा शिकारी होता है, इतना अच्छा कि आप जैसे चल रहे हो ऐसा कुछ, तो आराम से उड़ेगा, नाक से घुसेगा, मस्तिष्क में काट के फिर निकल जाएगा। मतलब नाके से घुस जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कुछ, उतना तो बाल होता है नाक का, पतला है ना? तो आप सोचो ईश्वर कैसा नेचर बनाया है, कैसा विविधता बनाया है, जैव विविधता। पत्ता पर आपको हरा हरा कलर का जीव दिखेगा, ताकि उसी में छुपा हुआ रहे, छोटे साइज का जितना भी है, ताकि उनका सुरक्षा ईश्वर ने उसी हिसाब से किया है। और अगर हम नेचर कहें, ईश्वर अगर नहीं मानते हो आप, इसे ईश्वर को हम जस्ट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये सारा कुछ का सृजन धर्म के हिसाब से ईश्वर ने किया। साइंस के हिसाब से अगर हम कहते हैं नेचर, जलवायु, ये सब चीज के लिए जिम्मेदार जलवायु है, क्लाइमेट। कहने का मतलब हमको समझाना क्या है। अब आइए मुद्दा पर। सबसे पहले है हमको समझना है डायवर्सिटी क्या होता है। तो बायोडायवर्सिटी सबसे पहले क्या है? जब इकोसिस्टम में सजीवों की विविधता होती है, जब किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में सजीव की विविधता, उसको हम लोग क्या कहेंगे? जैव विविधता। क्लियर हो गया जैव विविधता क्या है? अच्छी बात है। ये जैव विविधता के लिए हम लोग हर साल दिवस मनाते हैं। जैसे जनसंख्या दिवस 5 जून को मनाते हैं। जैसे तो कैसे हाँ कर दिए, तो जनसंख्या दिवस जैसे 11 जुलाई को मनाते हैं कि नहीं मनाते? उसी तरह से पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। उसी तरह से जैव विविधता दिवस एग्जाम हॉल में कई बार पूछा है, 22 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 22 मई को। भी है, कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने बताया, जैव विविधता दिवस हर साल किस तारीख को मनाते हैं? 22 मई को। जैव विविधता हर साल किस तारीख को मनाते हैं? 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। सर ये क्या होता है? किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जब सजीवों की अधिकता हो जाती है, विविधता हो जाती है, मतलब विविधता हो जाती है, अधिकता नहीं, विविधता हो जाती है, डिफरेंट टाइप के, उनको हम लोग क्या कहेंगे? जैव विविधता। जैसे एक प्लेट लिए, जैसे हमारे राजस्थान में भोजन का एक अलग डिश होता है, सिस्टम होता है। जैसे क्या करता है ना, समझिए ध्यान से, नीचे में रोटी दे देता है, रोटी समझना, उसके ऊपर में सब्जी दे देता है और इतने सारे मक्खन डाल दिया जाता है और आराम से उसको करा के खा लेता है। बड़ा टेस्टी होता है, बड़ा स्पाइसी लगता है खाने। अच्छा, कुछ इसमें से ऐसे बच्चे होंगे जिनको देख के नहीं खाएंगे, अरे मन भी ना गए, लेकिन उनको ऐसा स्पाइसी, रोटी दिया तो उस पर सब्जी दिया पूरे भर, ठीक है। इसीलिए उनको पोषक तत्व फुल मिलता है, फुल एनर्जेटिक होती है वहाँ की महिलाएं, वहाँ का, समझ रहे बात को? क्योंकि एकदम पूरे एकदम सब्जी ज्यादा खाता है। हम लोग है ना, सब्जी, इतनी सब्जी में पूरे परिवार को चला देते हैं, गंदा है ना, ऐसा नहीं करना है। तो सब्जी, हरा सब्जी ज्यादा लेना चाहिए, तो लोग सब्जी ज्यादा खाता है, अरे अच्छी बात है। मक्खन तो कंपलसरी नहीं लेना, अच्छा बात है, एनर्जेटिक होता है। मेरा कहने का सेंस क्या है, समझना ध्यान से। मतलब एक ही प्लेट में आप लोग मिक्सर खिचड़ी बनाए होंगे, खिचड़ी जैसे गोभी डाल दिए, फूल गोभी, पनीर, मटर वटर सब कुछ डाल दिए, धनिया पत्ता, टमाटर वमाटर, दैट इज जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी वही है। अब समझ में आया मेरा मतलब? आप समझ लेना, अगर वो कुकर को बना दो पारिस्थितिकी तंत्र, और उसके अंदर में जो आपने आलू डाला, प्याज डाला, बैगन डाला, भरता डाला, जो भी चीज डाला, अगर कई तरह का चीज 10, 20, 25 चीज मिला दिए तब बनाए, वो हो गया बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता। एग्जाम्पल समझ गए? कुछ इस टाइप का दिमाग में इमेजिंग बन जाएगा ना। अच्छा, इसका मतलब बायोडायवर्सिटी उसी को कहेंगे, समझ में आएगी नहीं? तो किसी इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिकी तंत्र में जो सजीवों की विविधता होगी, विविधता मतलब डिफरेंट टाइप। क्लियर हो गया? अब हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं। एक्चुअल में जैव विविधता के लिए क्या चीज जरूरी है? जैव विविधता के लिए 2 चीज का कंपलसरी जरूरी है। पहला तो तापमान चाहिए और उसके बाद वर्षा चाहिए। तापमान क्यों चाहिए, समझ में आया कि नहीं? वेपोराइजेशन के लिए। और बारिश होगा तो ताप और वर्षा की मदद से प्रकाश संश्लेषण करेगी पौधा, भोजन प्राप्त करेगी और ज्यादा ताकत मिलेगा तो शरीर हष्ट पुष्ट होगा कि नहीं होगा? शरीर मजबूत रहेगा कि नहीं रहेगा? तो इसका मतलब पौधे को भी तो चाहिए। पौधे को ऊर्जा कहाँ से मिलता है? प्रकाश संश्लेषण से मिलता है, क्योंकि पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाती है और उसी से अपना कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करती है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ऊर्जा का अगर देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करके अपना ऊर्जा प्राप्त करती है और शरीर को विशालकाय बनाती है पौधे, है ना। तो कहने का सेंस यह है कि तापमान और वर्षा चाहिए ही चाहिए। किसके लिए? जैव विविधता। तो बायोडायवर्सिटी के लिए कंपलसरी 2 अवयव क्या चाहिए? तापमान और वर्षा। क्यों चाहिए? क्लियर हो गया?
अब एक चीज है, क्या भारत में जैव विविधता वाला कोई स्थान है? हाँ सर जी, आप नजर उठाइए और देख लीजिए, जहां जहां बारिश ज्यादा हो रही है वहां वहां जैवों की विविधता होगी, वही बायोडायवर्सिटी होगा। तो सबसे ज्यादा अगर हम आपको दिखाएं तो हम आज अंडमान निकोबार का सैर करवाए थे। अगर हम ये भारत है, ये भारत, तो हम आपको दिखाए थे कुछ यहाँ अंडमान निकोबार है, यहाँ अंडमान निकोबार है। तो यहाँ पर देखिए, इधर से भी सब तरफ से वर्षा मिलेगा, इधर आने वाले मानसून से भी और जाने वाले सब तरफ से वर्षा मिलेगा, क्योंकि इसको कोई रोकने वाला यहाँ कोई कुछ है नहीं। तो चूंकि बारिश की मात्रा ज्यादा होगी, तो आप ही बताओ बायोडायवर्सिटी से ज्यादा कहाँ होगा भारत में? सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी कहाँ होगा? सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी होगा, सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी कहाँ देखने को मिलेगा? सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी कहाँ देखने को मिलेगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दिखेगा। कहाँ दिखेगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी अगर हमको कहीं दिख रहा है तो वो दिखेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो क्वेश्चन हमने आपको दिया है, देखिए समझिए ध्यान से। तो सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिलेगा, उसके बाद लक्षद्वीप मिलेगा। आपको बताए थे भारत का 2 टुकड़ा दिखाए थे, यहाँ कुछ इस तरह से, यहाँ पर लक्षद्वीप है। कहाँ है? यहाँ लक्षद्वीप है, कुछ यहाँ पर भी है, लेकिन ये यहाँ जो देखते हैं यहाँ भी वर्षा काफी होता है, क्योंकि आने वाले मानसून जो है बारिश पूरे झमझम करेगी और पहले बारिश इसी को मिलेगी, फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा, ठीक ना। ये मालाबार का तट है, केरल में मालाबार का तट, उसके बाद आगे किसी को मिलेगा। तो एक्चुअल में यहाँ पर बारिश, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ दिखेगा? अंडमान निकोबार में। उसके बाद कहाँ दिखेगा? लक्षद्वीप में। उसके बाद पश्चिमी घाट पर दिखेगा। कहाँ दिखेगा? इसको कहते हैं पश्चिमी घाट। क्या कहते हैं इसको? मैप पढ़ने से समझ में आया मेरा? इसको कहते हैं पश्चिमी घाट। इसको क्या कहते हैं? पश्चिम की ओर है घाट है, पश्चिमी घाट। उसके बाद आपको पूर्वी हिमालय मिलेगा। कहाँ मिलेगा? पश्चिमी घाट के बाद पूर्वी हिमालय, जिसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। कहाँ कहते हैं? आपको याद होगा तो कुछ यहाँ का नक्शा याद आ रहा है, यहाँ का मेघालय का सीन ये है नॉर्थ ईस्ट का सीन। उसके बाद यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। उसके बाद मिलेगा पूर्वी घाट। कहाँ मिलेगा उसके बाद? पूर्वी घाट। उसके बाद कहाँ मिलेगा? तो बायोडायवर्सिटी अगर हम बात करें, जैव विविधता का सबसे ज्यादा पोजीशन कहाँ मिलेगा? अंडमान निकोबार द्वीप। दूसरा लक्षद्वीप। तीसरा नंबर में अगर हम बात करें तो पश्चिमी घाट। चौथा बात करें तो पूर्वी हिमालय, और पांचवा बात करें तो पूर्वी घाट। ये क्रम याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्रम याद। एग्जाम हॉल में दे देता है, सजाने के लिए कह देता है। आपको 4 दे देगा, आपको बताना है बायोडायवर्सिटी सबसे ज्यादा भारत में कहाँ पाया जाता है। 4 देके कह देगा, या कहेगा निम्नलिखित में से कहाँ बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। ए नंबर ऑप्शन A B C D क्या मारोगे? A B C D क्या मारोगे? A B C D A B C या एगो D ले लेगा। पूर्वी हिमालय दे देगा, पूर्वी हिमालय, ठीक ना। उत्तरी हिमालय दे देगा, कुछ दे देगा, तो मारोगे। फिर समझ में आया कि नहीं? कई सारे क्वेश्चन यहाँ पैदा किया जा सकता है। तो सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा पश्चिमी घाट, चौथा पूर्वी हिमालय, पांचवा पूर्वी घाट। जैव विविधता यहाँ ज्यादा पाया जाता है। क्यों सर जी? तो सबसे ज्यादा वर्षा किसको मिलता है? अंडमान को, फिर लक्षद्वीप को, फिर पश्चिम घाट को, फिर नॉर्थ ईस्ट को, फिर पूर्वी घाट को। सबसे ज्यादा बारिश इस तरह से क्षेत्र को मिलता है। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है ना? पूरे नॉलेज के साथ, अच्छी बात है। अब आइए समझिए ध्यान से, क्या होता है ना, सुनिए ध्यान से। अगर नोटिस करना, मेरी बात को समझना है। पहले एक बात बताइए, जैव विविधता क्या है? क्लियर? किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की अधिकता, शॉर्ट में रिमाइंड करते, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की विविधता जैव विविधता है। इसके लिए जरूरी अवयव 2, तापमान, वर्षा। वेरी गुड सर जी। भारत में क्या वैसा कोई जगह है? हाँ सर, जगह है। पहला अंडमान निकोबार, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा पश्चिमी घाट, चौथा पूर्वी हिमालय, पांचवा पूर्वी घाट। सर जी ये भी हमको तैयार हो गया। सर जी ये जैव विविधता के लिए आखिर तापमान और वर्षा जिम्मेदार कैसे है, समझ में आ चुका है, बता चुके हैं। क्योंकि तापमान बढ़ेगा, वेपोरेशन ज्यादा होगा, बादल बनेगी, बारिश होगी, जल जमीन से मिलेगा पौधा को, क्योंकि जाइलम के द्वारा जड़ से पौधा जाएगा ऊपर, जाइलम के द्वारा पौधा के जड़ से पानी ऊपर आएगा। ताप के और हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का मदद से, सूर्य के प्रकाश के मदद से तापमान वही ना ज्यादा होगा जहां सूर्य का प्रकाश ज्यादा अवेलेबल रहेगा, वही ना ज्यादा होगा। तापमान कहाँ ज्यादा? जहाँ सूर्य की प्रकाश ज्यादा अवेलेबल। एक बात बताओ, हमें ध्यान समझना। अगर हम बात करें, ध्यान समझना, अगर बात करें ये हम ग्लोब बना है, और अगर ये 0 डिग्री विषुवत है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है,
तो सूर्य तो इसी बीच में ना घूमती है जी, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच है ना सूर्य, तो तापमान या ज्यादा टेम्परेचर का लफड़ा तो इसी बीच में ना होगा। इसीलिए जितना भी जैव विविधता वाला जगह होगा ना, वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ही होता है, याद रखना। तुक्का भी मारना है ना एग्जाम हॉल में, इसी बीच वाले प्लेस को मारना। इससे ऊपर तापमान तो कम जाएगा, और जब तापमान कम जाएगा तो जैव विविधता कम होगा। तो यहां पर निम्न जैव विविधता पाई जाएगी, सबसे कम ध्रुव पर। सबसे कम जैव विविधता कहां होगा? क्योंकि तापमान नहीं होगा, और तापमान नहीं होगा तो पेड़ पौधे बड़े, समझ गए ना, विविधता नहीं होगी। पेड़ पौधे की विविधता नहीं होगी तो जीव की विविधता नहीं होगी, और जीव की विविधता नहीं होगी तो बायोडायवर्सिटी कहां से होगा? क्लियर हो रहा है ना? अच्छी बात है। तो सबसे कम जैव विविधता देखा जाए तो ध्रुव पर, ध्रुव पर। और सबसे ज्यादा जैव विविधता देखा जाए, सबसे ज्यादा इक्वेटर पर। सबसे ज्यादा जैव विविधता देखा जाए, ये पूरे वर्ल्ड की बता रहे हैं, पूरे वर्ल्ड का। सबसे कम ध्रुव पर, सबसे ज्यादा इक्वेटर। और अगर हम इसमें भी बात करें ना, भारत के बारे में गुरुजी आप बताओ, भारत के बारे में बताओ, तो हमने दिखाया अंडमान, लक्षद्वीप, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, पूर्वी घाट। क्लियर हो गया? देख रहे हो ना मैप का कमाल क्या कर रहे हैं, रफ एंड टफ में काम, पूरे पूरे नक्शा दिमाग में बैठा हुआ। इसीलिए बोले थे मैप की क्लास में मैप जरूर ज्वाइन करिए। इससे क्या होता है ना कि पूरे पूरे सिस्टम बन जाएगा आपके दिमाग में, रटना नहीं पड़ेगा। जो मैप लगातार फॉलो करें, समझ में आ रहा है ना, पूरे इमेजिंग हो जाएगा दिमाग में। और जिसका इमेजिंग मजबूत हो जाएगा ना, वो नया क्वेश्चन को भी एलिमिनेट करके बना सकता है। बता रहे हैं एग्जाम हॉल में, अपने नॉलेज की कसौटी पर काट दोगे ऑप्शन को, बता रहे हैं। कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल होता है जिसको कि बिना याद का कोई गुंजाइश नहीं है, चाहे वो आप हो या एक्सपर्ट भी बैठ जाए, उसको भी याद है तो मारेगा, नहीं तो नहीं मारेगा। जैसे अब हम किसी का जन्म दिवस पूछ लिए, जन्म तिथि पूछ लिए, युद्ध पूछ लिए, तो वो थोड़ा सा इसमें एग्जैक्ट होना ही चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका लॉजिक होता है, रेंज पकड़ के मारता है, ये सब में आपको मदद करता है, ये सब कॉन्सेप्ट। इसीलिए लगातार आपको हम बता रहे हैं कॉन्सेप्चुअल चीज को जब भी मौका मिले क्लास का, तो उसको छोड़िए मत, ज्वाइन जरूर करिए। क्योंकि एक महीना से ज्यादा कोई टॉपिक चलने ही नहीं देंगे, 1.5 महीना तक मैक्सिमम। इसीलिए उसका मौका मिले तो फायदा जरूर लीजिए। सबसे कम जैव विविधता, सबसे अधिक वर्ल्ड की लेवल, अच्छी बात है। अगर जैव विविधता देखें ना, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ज्यादा पाया जाएगा, क्योंकि सूर्य लेवल ज्यादा यहाँ होगा। समझ रहे हैं मेरा बात? अच्छी बात। अब एक बात समझिए, तो जैव विविधता के लिए तापमान चाहिए, वर्षा चाहिए, और कौन कौन जगह है भारत में, ये समझ में आया? अब होता क्या है समझिए, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। मान लीजिए ये एक जंगल है, ठीक है, इसमें कुछ हिरन है, कुछ शेर है, कुछ और भी जानवर है, सब समझाने के लिए बता रहे हैं। तो हिरन अगर मान लीजिए 10 है, तो आज 10 हिरन घास को खाया। अगर वो हिरन अपनी संख्या, अपनी जीवों की संख्या बढ़ाते चले जाएगी, तो ये 2 साल के बाद 15 हो जाएगी, 5 साल के बाद 20 हो जाएगी। और अगर सोचिए, अगर उस जंगल में, उस पारिस्थितिकी तंत्र में शेर नहीं रहा, तो हिरन की संख्या तो बढ़ती चली जाएगी। और जब हिरन की संख्या बढ़ती चली जाएगी, तो हिरन को मारे या ना मारे, वो अब खुद मरेगी। अब कैसे मरेगी समझना। अब पहले 10 हिरन का भोजन था, अब 25 हिरन हो गया है, 5 साल के बाद 30 हिरन हो गया। अब या तो हमको व्यवस्था उसके लिए भोजन करना पड़ेगा अलग जंगल में, और फिर उसको निकाल के उसमें दे देंगे ताकि अब वहां रहो। यही हुआ सरकार के द्वारा कार्यकलाप। या नहीं तो अब हिरन, चूंकि उसको जो है अब भोजन का कमी हो जाएगा, क्योंकि उत्पादन कम था और उस पर निर्भर जीव का क्या हो गया। मेरे बात को समझना, हम बारीकी से कुछ समझाना चाह रहे हैं। अब उस पर जीवों की निर्भरता ज्यादा हो जाएगी, तो आप हमें बताओ, क्या वो भोजन की कमी से नहीं मर जाएगा? और जब भोजन की कमी से मर जाएगा, तो क्या पारिस्थितिकी तंत्र बर्बाद नहीं हुआ? पारिस्थितिकी तंत्र तबाह हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि उस पारिस्थितिकी तंत्र से एक जीव विलुप्त हो जाएगा। और वो हुआ क्यों? क्योंकि बैलेंस नहीं हुआ। जरा सोचो, मेरा बात समझना ध्यान से, जरा सोचो, उसमें अगर शेर भी होता तो कुछ कुछ हिरन को कम कर देता था, तो बैलेंस रहता कि नहीं रहता? एक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए नोटिस कराना है, एक तो एग्जांपल दिए। जैसे आप छोड़िए, हटाइए, घास को क्या खाता है? टिड्डा। टिड्डा को कौन खाता है? अच्छी बात है। जरा सोचो, मेढक ना हो तो टिड्डा अपनी संख्या बढ़ाते चला जाएगा,
और एक वक्त इतना बढ़ जाएगा कि घास खाते खाते वो घास से सड़ जाएगा। तो टिड्डा भूखे मरेगा कि न मरेगा? तो टिड्डा को बैलेंस करने के लिए क्या जरूरी था? अब मेढक को खाने के लिए अगर सांप नहीं रहा तो मेढक बहुत बढ़ जाएगा। अब अगर वो बढ़ जाएगा तो फिर वो टिड्डा को खा जाएगा। एक वक्त बाद टिड्डा भी तो खत्म हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब आप ही नोटिस करो, मेरे बात को समझना गंभीर से, चूंकि आज बोले थे समझने वाला टॉपिक है। जिसका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अगला 2, 3, 4 चारों क्लास क्लियर है उसका, क्योंकि अब सब इसी पर बात करेंगे। अब इसी को बचाने के लिए IUCN लाएंगे, इसी को बचाने के लिए इसका उपाय करेंगे, सब कुछ इसी पर होगा आज के लेक्चर पर। इसका मतलब सर जी क्या मेरा सॉल्यूशन, क्या मूल्यांकन निकला? मूल्यांकन यही निकला कि अगर किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में अगर एक जीव की संख्या बढ़ जाए तो वो टेंशन का कारण है या खुशी का कारण है? टेंशन का कारण है। अच्छी बात है। अगर आज संख्या बढ़ा तो आने वाले वक्त में वो ऑटोमेटिकली घट जाएगा बहुत ज्यादा। या अगर किसी पारिस्थितिकी तंत्र में किसी की संख्या बहुत कम हो गई है, बहुत कम हो गई है, ये भी खुशी का बात है या दुखी का बात है? यदि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में किसी जीव की अधिकता हो जाए, इस बार विविधता नहीं बोल रहे, अधिकता हो जाए, उसको हॉट स्पॉट कहा जाता है। हॉट स्पॉट नाम सुने? हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट मतलब अभी कोरोना के समय में बहुत ही सब सुनते होंगे। हॉट स्पॉट मतलब कोनो क्षेत्र ऐसा जहां पर खतरा ज्यादा है, दैट इज हॉट स्पॉट कहा जाता है। उसको कहते हैं रेड जोन, रेड हॉट स्पॉट। ग्रीन हॉट, ग्रीन मतलब हरा, मतलब यहाँ टेंशन फ्री है। रेड खतरा ज्यादा है, मतलब रेड हॉट, समझना, रेड ग्रीन को हटा दो, हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट का हिंदी बाबू होता है उष्ण स्थल। क्या होता है? एक्चुअल में क्या होता है? जब किसी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में अगर किसी खास प्रकार की जीव, कोनो भी एक जीव की संख्या काफी बढ़ गया है, उसको हॉट स्पॉट में रखा जाता है। वहां सरकार को विशेष ध्यान रखनी पड़ती है, नहीं तो वो सारा का सारा पारिस्थितिक तंत्र तबाह हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? आप ही नोटिस, अब समझ में आया कैसे हो जाता? तो आप नोटिस किए मेरे बात को हम क्या करें? तो अब उसमें से हम अगर ज्यादा हुआ तो कुछ निकाल लेंगे, बैलेंस रहेगा आराम से। उसको हम अलग फिर उसको सेटअप करेंगे। तो चलो भाई आप तुम इसमें आ जाओ ताकि उतना में बैलेंस चलेगा। सरकार ध्यान रखे। तो हॉट स्पॉट जितना भी उस पर सरकार का ध्यान रहता है, कानून बना के नियंत्रण से। अब जिसकी संख्या घट रही है उसको भी हम कंट्रोल करते, ताकि क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र लिए सबका होना जरूरी है। जितना आपका जरूरी है उतना मच्छर का भी जरूरी है समाज में। जितना मच्छर का जरूरी है उतना इस समाज में मक्खी का भी जरूरी है। बस अंतर यहाँ है कि जहां आप रहते वहां मक्खी न रहे, जहां मक्खी रहता वहां आप न रहे, बस अंतर ये है। क्योंकि कुछ जैसे अब इस बीच में शेर दे देंगे तो थोड़ा गड़बड़ नहीं हो जाए? सबका अपना एक पोजीशन न होता है। तो उसी तरह का बात है, जहां जिसका पोजीशन है, लेकिन होना चाहिए। धरती पर सबका जरूरी है, सबका जरूरी है। अरे बाबू क्या बात करते हो, बता रहे हैं, सब बता रहे हैं। सबसे पहली बात, जैव विविधता कब मनाते हैं दिवस? अच्छी बात है। क्या है, क्लियर हो गया? अच्छा, इसके लिए जरूरी तो अभी अब क्या है, क्लियर हो गया? भारत में कौन कौन स्थल है, क्लियर हो गया? और अब इसी में जब कोई लफड़ा हो जाएगा तो अधिक संख्या हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? हॉट स्पॉट। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब हम अगले क्लास में इससे जुड़े हुए लेक्चर पर बात करेंगे, लेकिन आज के क्लास से क्या बात करते हैं, पूर्वी हो गया बंगाल, यही घाट पर कैसे होगा ज्यादा? आते हुए मानसून इधर से दिया, यहाँ से पहुँचते पहुँचते यहाँ इसको तो कभी वर्षा मिल पाता है, और फिर लौटेगा तो सिर्फ तमिलनाडु को नवंबर दिसंबर नवंबर में कोरोमंडल के तट पर होगा। वहाँ पे सर ऊपर में सर इसको तो दोनों मिलेगा, इसको तो इधरों से कुछ मिलेगा, इधरों से बंगाल की खाड़ी से भी मिलेगा, उधर से जो लौटेगा उधरों से कुछ मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर जो है याद करिए, मेघालय में गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है, उससे टकरा के हवा बारिश देगी। तो बारिश होने के कारण इसीलिए तो मासिन नाम में बहुत ज्यादा बारिश होता है। हाँ, इसीलिए तो होता है। मासिन नाम मेघालय, सबसे ज्यादा भारत में वर्षा कहाँ? तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हम आशा करते हैं आज हम लोग बायोडायवर्सिटी क्या है, इसके लिए जरूरी अवयव, भारत में पाए जाने वाले बायोडायवर्सिटी जगह और हॉट स्पॉट क्या है, इनसे संबंधित सारा कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं। अगले क्लास में इससे जुड़ा हुआ एक लेक्चर और 3 लेक्चर और लेंगे। हम आशा करेंगे कि आपका डायवर्सिटी क्लियर हो जाएगा, सारा क्वेश्चन आप मार सकते। हम लोग लेते हैं विराम, मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत सारी शुभकामनाएं, लगातार फॉलो कीजिए, इनको होगा तो लिख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
मिलते हैं अगले क्लास में।